हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखें कितने लोग आए हैं। तो आज हम जो पिछली बार मैंने लेक्चर लिया था जेई फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स टू स्कोर हाई, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो देखा होगा। तो कुछ हैं लोग जिन्होंने जो पिछली बार भी थे और अभी भी आए हैं, या कुछ नए लोग भी हैं। सो यू गाइस कैन टेल मी हु ऑल आर न्यू, हु ऑल आर ओल्ड, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। Okay, someone over here is new also. Could you guys tell me your name also? Mac, okay. चलो, तो जैसे जैसे अभी लोग आते जाएंगे फिर हम और भी नाम पूछते जाएंगे और एक कॉन्वर्सेशन करते जाएंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पहले नहीं थे उनके लिए बता दें कि हम एक्चुअली इस वाले लेक्चर सीरीज में उनकी बात करने वाले हैं, उन टॉपिक्स की जो जेई में आते हैं एंड दे आर मोस्ट स्कोरिंग एज कम्पेयर टू द एफर्ट वी नीड टू पुट इन। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है पढ़ने में, जैसे कि पूरी की पूरी मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है, फिर वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ना है, फिर रोटेशनल मोशन भी पढ़ना है, और फिर उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब अच्छी खासी वेटेज है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उनको प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर उस टाइप के स्टूडेंट्स जो अभी हमारे पास 2-3 महीने और हमें एकदम से क्रैश कोर्स टाइप का करना है, एकदम से हमें बहुत सारे स्कोर करना है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम वो वाले टॉपिक्स पिकअप करेंगे, जैसा कि हमारे लेक्चर्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी चलेंगे और चल रहे हैं। उस वैसे फिजिक्स में वो टॉपिक्स जिसमें एफर्ट तो कम लगे और ज़्यादा हम स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ विद मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऐसा फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके, और अमाउंट भी इसमें टाइम भी उसमें कम लगता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत इंडिपेंडेंट चैप्टर है बाकियों से। तो आज हम लास्ट टाइम फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों देखा था। तो नेक्स्ट टाइम भी हम आगे भी और टॉपिक्स पिकअप करेंगे। आज हम जो टॉपिक पिकअप कर रहे हैं दोज इंक्लूड, पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीशन। आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क भी कर सकते हैं आप। ओके, दृष्टि ओवर हेयर इज, गजेंद्र इज हेयर। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने शायद इस क्वेश्चन को आपको कहा था कि आप एक बार होमवर्क करके देखें कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखते हैं कोई ये कर पाया। अगर नहीं करा है तो आप एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है और कैसे होगा। So I'll read out the question for you. 2 moles of helium gas is mixed with 3 moles of hydrogen molecules taken to be rigid. What is the molar specific heat of the mixture at constant volume? तो R की गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। तो सही पूछा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट इस मिक्सचर की क्या होगी। 2 मोल्स ऑफ हीलियम ले लिया और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया। हाँ गाइज, आई एम वेटिंग, यू सॉल्व इट एंड देन लेट मी नो। So one guy has already answered, it's 19.7. Okay, let's wait out for others. हाँ, थर्मो के बस आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे। अभी लास्ट क्लास में कर लिया था बस, अभी 2 क्वेश्चन, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑल्सो, ऑप्शन सी ऑल्सो। ओके, लेट्स सी। 1 मिनट का टाइम और लेते हैं, फिर देखते हैं। मैथ्स क्लास का आई डोंट नो, वी कैन लुक एट दी ऐप, उसमें तो अपडेट आता ही रहेगा। हाँ, सो आई हैव कवर्ड लाइक नॉट अ टॉपिक एज सच, हम वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको प्रिपेयर करना आसान है और टाइम कम लगता है। तो द ओनली टॉपिक्स आई हैव नेम्ड, द फर्स्ट टॉपिक आई नेम्ड वाज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड दिस इज द सेकंड व्हिच आई नेम्ड एंड आई एम गिविंग क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो बस इसके अभी 2 क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे भी चल रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और थर्मो के आप देख सकते हैं, लेक्चर भी देख सकते हैं, ऐप में अभी भी है। चलो, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट डिस्कसिंग। मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड एंड गिवन आंसर्स ऑफ इट, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसमें पूछा है कि जब इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, इसका भी कुछ CV है, दूसरे का भी कुछ CV है, लेकिन उन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तब कितना इसका मिक्सचर का इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पूछा है। अब इस टाइप के जितने वो होते हैं क्वेश्चंस, ये बहुत पॉपुलर होते हैं, जिसके अंदर कभी कभी पूछते हैं मिक्सचर का CV कितना है, कभी कभी पूछते हैं मिक्सचर का CV कितना है, और कभी कभी पूछते हैं इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। ऐसा इमेजिन करो कि एक कंटेनर के अंदर ये दोनों गैसेस भरी हुई है, लेफ्ट साइड रखिए 2 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल ऑफ हीलियम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम कितनी होती है, F1, दैट इज इक्वल टू 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसकी डेफिनेशन देखो। हमसे पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। बहुत लोग समझते नहीं कि इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि देखो, एक ये गैस और एक ये गैस, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 2 ये 3 मोल। अब पूछा जा रहा है कि इनकी इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम इमेजिन करें कि ये 2 अलग अलग गैसेस नहीं है, पूरा एक मिक्सचर है, 2 + 3 5 मोल का, 5 मोल की गैस का एक मिक्सचर है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, किस केस में, उस केस में कि जितनी इंटरनल एनर्जी पूरे इस सिस्टम की है ना, उतनी ही इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की हो। मतलब ये पूछ रहे हैं अगर सेम मोल की आप एक मिक्सचर उठाते जिसके कुछ F इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसमें F इक्विवेलेंट कितना होता कि जितनी इसकी इंटरनल एनर्जी उतनी इसकी इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आई है। सो लेट्स सी, लेफ्ट साइड वाले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, लेफ्ट साइड वाले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी होती है अगर आपको याद हो, इंटरनल एनर्जी इज N into CV which is F/2 into R into T। तो इसका मतलब लेफ्ट में जो गैस है 2 मोल्स के हीलियम, उसकी इंटरनल एनर्जी है 2 मोल्स ऑफ हीलियम इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 into R into T। ये तो हीलियम की है। और ऐसे ही हाइड्रोजन की कितनी है, बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रोजन की हो गई 3 मोल्स ऑफ गैस हैविंग CV इक्वल्स टू 5/2 into T। इस मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पूरी की पूरी इसकी 5 मोल्स ऑफ किसी अननोन F इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2R into T की। सेम टेम्परेचर पे इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इनकी इंटरनल एनर्जी ऐसे रिलेटेड है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो F इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस। Yeah, guys, this is live. Don't worry about it. Yeah, what's the equivalent degree of freedom then in this case? यहां तक सबको समझ में आया है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 + 15 डिवाइड बाई 5, 21/6 आई गेस, 21/5 आई गेस। ये इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो हम बोलते हैं 21/5। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है, जो कि पूछा भी जा रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बेसिकली हमसे F इक्विवेलेंट नहीं पूछा, हमसे तो पूछा है CV इक्विवेलेंट कितना है,
इक्विवेलेंट पूरे मिक्सचर का स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, वो तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि F इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 21/10 इंटू 8.3, और इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 21 इंटू 8.3, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया पूछो, लास्ट वाला पार्ट कौन सा? लास्ट वाला सी इक्वेशन, ओके ये वाला सी इक्विवेलेंट वाला। हाँ, हमने क्या किया, गैस के पूरे मिक्सचर का F इक्विवेलेंट बोल दिया 21/5 है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F होती है, देखो अगर किसी और गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसका CV कितना होता है, CV इज F/2 इंटू आर। तो वही तो कह रहे हैं कि अब अगर इक्विवेलेंट पूरा निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है 21/5, तो 21/5 डिवाइडेड बाई 2 21/10 इंटू 8.3। ओके, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा हाथ से ही। 8.3 इंटू 2.1 सॉरी 21, हाँ 2.1 हो जाएगा ना, 10 भी है, सो दैट्स 83, दैट्स 6 16 3 5 7 17.6 के आसपास, 17 पॉइंट ये होगा फिर ए, ठीक है। ये क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे 4 आएगा, 17.4, हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। चलो किसी को अगर डाउट है तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so let's move to the next question now. Okay, so this is the next question. A diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expanded at constant pressure. What will be the heat energy absorbed by the gas in this process? एक डायटोमिक गैस ली जिसने 10 जूल ऑफ वर्क किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी होगी पूरे प्रोसेस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, मतलब ये तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है जब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो आई गेस ये तो सभी कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करते हैं। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मो में क्या डिफरेंस है? देखो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में हमारा मेजर एम होता है इंजन्स को पढ़ना, तो इंजन्स को पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी और बाकी चीज़ें उतना ज़्यादा फिजिक्स में हम यूज़ नहीं करते, एटलीस्ट हमारे सिलेबस में तो नहीं। ऑफकोर्स इसका फिजिसिस्ट नहीं बनाया है, पूरी केमिस्ट्री भी फिजिसिस्ट नहीं बनाई है इन दी एंड, बोर और ये जितने भी हैं श्रोडिंगर और डिंगर आइजनबर्ग सब थे तो फिजिसिस्ट ही। पर पॉइंट है कि फिजिक्स में जब जेई के सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाएंगे, और केमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी सब आता है। तो हमारा एम फिजिक्स में क्या होता है,
इंजन बनाना, इसलिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम हमेशा पिस्टन की, गैस मॉलिक्यूल्स के एक्सपैंड होने की, इन सब की बात करते हैं, क्योंकि ये सब इंजन का पार्ट होते हैं। क्या है ओल्ड डायलॉग कि सब कुछ केमिस्ट्री वालों का भी फिजिक्स वालों ने बनाया है। ओके, इसका आंसर ए है। ओके, 40 जूल्स। सम पीपल आर सेइंग इट्स 40 जूल्स। लेट्स सी। Thirty-four is none of the options. Do you mean 35? $35 and someone says 40. Okay, there are two options people are coming up with, A option and C option, 40 and 35. Okay, last 30 seconds I guess. Should not give more than that. What's the question? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so let's start the discussion. Very easy question. इसमें क्या कहा है? गैस को एक्सपैंड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर आते ही दिमाग में आ गया कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। अब कुछ लोग इसे बोलते हैं बेरिक, बैरिक, जो भी, मैं तो आइसोबारिक बोलता हूँ, सिंपल, ठीक है। एक आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, फाइन। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है हीट गिवन इन प्रोड्यूसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो डज सम वर्क, फाइन। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है इसका? थोड़ा और बेसिक में जाएं। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर जाएं तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज स्मॉल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू को क्या लगता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पी इंटू डी वी। एक्चुअली हम बेसिक से हर बार इसको इंटीग्रेट करते हैं। फिर हम क्या कहेंगे? अगर कांस्टेंट प्रेशर है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारे पास नेट आ जाएगा हीट वीट सब। तो टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू, अब देखो एन भी कांस्टेंट, सी वी भी कांस्टेंट, दोनों बाहर आ गए, ये तो सब गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। और एन सी वी अगर बाहर आ गए, इंटीग्रेट डेल्टा डी टी करा तो डेल्टा टी मिल गया, फाइन। लेकिन अगर पी डी वी को इंटीग्रेट करा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये पी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा पी इंटीग्रल डी वी, और फिर डी वी को इंटीग्रेट करके टोटल चेंज इन वॉल्यूम आ गया, पी डेल्टा वी, फाइन। ये सबको क्लियर है? फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे कि फाइन, अगर ये भले ही आप एन सी वी डेल्टा टी और पी डेल्टा वी लिख रहे हो, लेकिन है तो ये आइडियल गैस, मान के सब आइडियल गैस ही चलोगे, क्योंकि रिजिड मॉलिक्यूल दे दिए, आइडियल गैस की बात कर रहे होंगे। आइडियल गैस में तो कलर चेंज कर लेते हैं, आइडियल गैस में तो आप पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बोलते हो। अब एक बार एक काम करो, इस पर डेल्टा लगाओ दोनों साइड, चेंजेस लिखो, चेंज ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू चेंज ऑन राइट साइड, इक्वेशन है। लेफ्ट साइड क्या लिखोगे? वैसे तो आपको चेन रूल लगा के लिखना चाहिए पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, लेकिन क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो वी डेल्टा पी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, प्रेशर में चेंज है ही नहीं, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, फाइन। तो यहाँ पे आ गया राइट साइड, दिस इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। फिर से एक बार याद करते हैं चीज़ें हैं क्या। जो लेफ्ट साइड लिखा है ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो राइट साइड लिखा है ये है वर्क। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है अब देखते हैं, बिल्कुल बेसिक था, ऐसा कुछ किया नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 जूल ऑफ वर्क हुआ है, मतलब एन आर डेल्टा टी जो है ना इस प्रोसेस में, दैट इज 10 जूल्स, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द हीट अब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस, ये क्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज एन सी वी प्लस एन आर डेल्टा टी, एन सी वी प्लस आर डेल्टा टी,
बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, वैसे इसी चीज़ को CP बोलते हैं अगर आप लोगों को पता हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है, NCP डेल्टा T। तो बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा कि Q अपॉन 10 जूल्स, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, इज इक्वल टू CP अपॉन R। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7/2, क्योंकि डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए F इज इक्वल टू 5, तो CP आ गया 7/2। इसका मतलब Q इज इक्वल टू, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, एक सेकेंड, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 35 जूल्स। तो 35 जूल बोलने वाले सही थे। चलो सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, देख लो आराम से, फिर पूछ लो। किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम वहाँ पे जो एग्ज़ाम में बैठे होते तो क्वेश्चन होते नहीं, और घर आके फिर होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मेरे साथ भी होता था। तो वही एग्ज़ाम प्रेशर की जैसे तुमने लिखा है, मेरे साथ तो ये होता था कि 70% ऑफ जितने क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, जितना मेरी पोटेंशियल है उतना ही कर पाता हूँ मैं एग्जाम में। सिर्फ 70% आई कैन परफॉर्म, आई कुड परफॉर्म। इसको इम्प्रूव मैंने कर लिया, 10-20%, 10% बढ़ा लिया होगा मैंने, 80% कर दिया होगा। मतलब इसको 100% करना तो बहुत मुश्किल होता है। वही थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी बात है, स्पीड के हिसाब से भी है, लेकिन जितना भी गैप आपको कवर करना है वो सिर्फ इस तरह से कर सकते हो कि आप जब भी एग्जाम देने बैठो, जैसे अब JEE मेंस आएगा तो उससे पहले आपको बहुत सारे टेस्ट, पुराने सारे टेस्ट जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनके पूरे प्रॉपर टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब 2016, 17, 18, 19 तो उठा ही लेना। तो इन सबको जब आप कर रहे होंगे घर पे, आप उसी कंडीशंस में करो जिस कंडीशंस में आप पेपर देने जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं शूज़ पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एग्ज़ाम देने में, जाते हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे शूज़ में, तो वो शूज़ ही पहन के एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करें घर पे। सेम शूज़ पहने, सेम उसी तरीके से पूरा एनवायरनमेंट रखें, और फिर उसके बाद वही प्रेशर लगाएं अपने ऊपर, दिमाग पे भी। आप यही मान के चलें कि इस 3 घंटे में मुझे वही सोचना है कि जैसे मैं पेपर में बैठा हूँ, और उतनी ही चीज़ें मेरी स्टेक पे लगी हैं। वो आपका आपकी मेंटल स्टेट को वो ट्रेन कर देगा पूरी अच्छे तरीके से। जैसे मेरे साथ होता था कि मुझे चप्पल पहन के रहने का बहुत शौक था, तो चप्पल पहन के मैं प्रैक्टिस करता था घर पे, और मैं चप्पल ही पहन के फिर एग्ज़ाम देने भी गया था JEE। तो ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है कि ऐसे हमें उसके हिसाब से रहना चाहिए। या I'll use more English while explaining the concept for sure। इतनी सीरियसनेस नहीं आती, वही थोड़ा तो देखो करना ही पड़ेगा, वरना फिर कैसे ही होगा। हाउ मच आई गॉट इन JEE? आई गॉट 212 marks out of 360 in my time। In JEE means, in advance I had scored 166 out of 360। सत्तर % भी नहीं होता तो बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। देखो अगर इतना कम है तो फिर तो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। अगर ऑलरेडी 70-80% है तो इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। किसकी रैंक पूछ रहे हो, मेंस की एडवांस की? चलो फिर आगे बात करें, इसको हटा दूं मैं। Fine. So the next question is from current electricity. Yeah, the topic is different now. So we'll be talking on, from now onwards we'll talk about current electricity, those questions which came. So first lot, first shift question from current electricity, and this is very easy one. Try to answer this, guys. You'll be able to do it. Advanced की 5500। अरे मेंस में अपने टाइम में स्कूल के मार्क्स भी जुड़ते थे, तो मैं तो बहुत खराब थी मेंस की रैंक। I in my time actually had not studied for had not completed the full syllabus for mains. I focused mainly on advanced.
So guys, try it and tell me what should be the answer. नहीं, if you are in grade 11 then it won't be of any use to look at this question right now. I would suggest don't look at it right now. नहीं बता, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे भी दिक्कत होती थी, अभी तो चलो नहीं होती उतनी, लेकिन पहले तो मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन थे ना एकदम ही मेंस फोकस्ड, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे लिए तो मतलब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता अपने टाइम में कि फटाफट एक लेक्चर देख लो, सारे वो सब क्वेश्चन पता चल जाए, जिनको देखते ही हो जाएगा काम। ओके, ऑप्शन 300। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन, चलो प्रीवियस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में करते हैं, अभी तो ये वाला डिस्कशन स्टार्ट हो गया, इसके बाद वापस आते हैं उस पर एक बार। बताओ, ऑप्शन सी आ रहा है अभी तो लोगों का। रेड कलर को ग्रीन से चेंज करा है। चलो एक बार देखते हैं। याद है किसी को सीरीज बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़, पता नहीं कौन सी वाइफ, हाँ बी रॉय वाला जो कुछ, सम वे टू लर्न इट, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। आई थिंक दिस इज इट ना। Yeah, so ये different, these are different colors that they are corresponding to, starting from black, then brown, then red, orange, yellow, green. Which one is this? Blue. You guys actually might be knowing more than I do. Violet, and I think this one is grey, and last one is white. This is it na guys? Am I right about it? स्कूल में पढ़ने वालों को तो डेफिनेटली सब पता होगा। So there are numbers corresponding to it. Black means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now see what's the whole point of it. Yeah, what do I have to reply to? See, now what is the color coding of a resistor? That this question is from color coding of a resistor. So if you have a resistor, there are like couple of stripes in it, 4 stripes in it. First stripe, second stripe, third stripe and fourth stripe. Now first two represents the digits, the third one represents the exponent, and fourth one represents tolerance. But tolerance has nothing to do with this question, so we can skip it for this. Now see, हाँ अभी तो we'll be discussing 12th class questions only. Now see, now it is saying there is a 200 ohm resistor. 200 ohm resistor. Can I write it as 20 multiplied by 10 to the power 1? 2 digits part and 1 exponent part. Now this means that first digit is 2. The first digit is 2. So that means the first stripe represents the
first color represents the digit 2, that is red. So basically I can say in this that in this resistor of mine, the first strip is actually red, representing the digit 2. Then guys, what should be the second one? The second digit is 0. 0 means black. So the second digit is actually black. Second color is black in this resistor. After that, then I have 10 to the power what? This 10 to the power, this thing is actually 1. So that thing, the third one should be brown. But I don't have brown color over here. Let me represent by this. Brown. 10 to the power 1. And finally, something called coherence, which has nothing to do with the question. Now see what has been said in this question. In the question it says that red color is replaced by green. This red is replaced by green, and green actually means 5. So instead of 2, we just have 5. So does it not make it 50 into 10 to the power 1? Does it not make it 500? Got it, guys? Why not 2 in 100? Why not 2 in 100? Didn't get it, what? Yeah, I'll come to the previous question, just a second. Let's finish this one first. So guys, I think that's fine. No, if you consider it 2, okay, I understood. You are saying why is it not 2 multiplied by 10 to the power 2? No, we need to have 2 digits over here, 2 digits, and then we have to write an exponent. Like, are you willing to write 0, 2? No, never write it. Okay? Don't use this form. Whenever you have option between 0, 2, writing 0, 2, and 2, 0 into 10 to the power something, always this one is taken. Okay? That's a convention. Fine, guys. So I think that should be fine with everyone. Can I remove this and move to the previous board for some people have doubt in that. So let's come to that also. Yeah, so you have doubt in this question? Yeah, who had this doubt? Can you just tell me? किसको इस वाले क्वेश्चन में डाउट था? No, we are not taking chapters over here randomly. We are actually taking those topics, which is actually the whole topic name of this, like the name of this whole series, that we are taking only those questions which are important, take less time, and would be helpful in JEE Mains. So, not taking them randomly, and waves is definitely not that chapter. So you had doubt in this. So let's begin. See again. Very quickly, I'm going to make you go through this. It's given that a diatomic gas is expanded at constant pressure, isobarically, and 10 joules of work is done. Now we know, like if I will do it in very short way, amount of work in the amount of heat given is NCP delta T in an isobaric process, and the amount of work done is actually NCV delta, P delta V. What am I writing? P delta V, which I can also write as NR delta T. Very easy question. So only thing in this question given is that this work is 10 joules. So what is the heat given in? So you just have to divide it. If NR delta T is 10 joules and NCP delta T, you know Cp is for a diatomic gas 7/2R. So find the ratios, you will be able to write the value of Q, okay? I think that should be fine. Fine guys, let's move to the next question. Yeah, this one. Can you try this?
decay constant, array, this seems like completely out of the topic right now, but we'll be discussing doubts of like the questions of nuclear physics and atomic physics also, so there we'll discuss it, what decay constant is. Don't worry about it. Okay, question is blurred. Okay guys, let me dictate it for you. A cell of internal resistance R drives current through an external resistance capital R. The power delivered by the cell to external resistance will be maximum when. So conditions are given. So I'll just draw the figure for this for you. इसमें हमारे पास है एक बैटरी हैविंग सम EMF तो दिया नहीं है ना, हाँ, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. This cell is connected to an external resistor capital R. Okay. अब इसमें क्वेश्चन में कंडीशन पूछी हुई है कि अगर इस रेजिस्टर के थ्रू पावर इज which is to be dissipated is maximum. If the power to be dissipated is maximum, what is the relation between capital R and small r? कैपिटल आर स्मॉल के बीच में रिलेशन क्या होगा अगर इस रेजिस्टर से मैक्सिमम पावर आपको डिसिपेट करनी है? मतलब ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टर इसका 10 गुना है, हो सकता है रेजिस्टर इसका आधा है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है. कौन से वाले केस में इसकी पावर मैक्सिमम होगी, ये सोच के बताना है. D, C, okay. Hopefully all are from 12th only, I don't know. D, A, C, अच्छा, A भी आ रहा है, D भी आ रहा है, C भी आ रहा है, so B is eliminated. So how did you guys do it? Can you just tell me the trick, guys? What method you used? Okay guys, are you going to tell me what was the method that you guys used to obtain options A, C or D, whatever you have got? Guys, you can type it out, लिख के बता दो कैसे आया है. रेडियो एक्टिविटी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी भी टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1-2 टॉपिक्स बाद आएगा. इसके भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से जेई में, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि आएगा, और रेडियो एक्टिविटी पढ़ना बहुत आसान है, तो इसलिए मैंने उसको भी इनमें इंक्लूड करा है. अमाउंट ऑफ एफर्ट यू नीड टू पुट इज लेस एंड यू विल गेट अ 50% sure shot question. Like if it's 50%, how can I call it sure shot? But yeah, a shot with 50% accuracy, that should be it. तो आप लोग गेस कर रहे थे क्या जब आपने ए, सी और डी बोला था? ये तो गेस करने वाली बात हो जाती.
ओके डी बाई डी आर ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फाइन। देखो सिंपल सा प्रोसीजर है, ईएमएफ मान लेते हैं इसका कुछ भी, ईएमएफ ई मान लेते हैं, तो इसमें अब करंट कितना फ्लो होगा, इसमें फ्लोइंग करंट हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में लगे हुए हैं, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फाइन। इसका मतलब पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर कितनी हो गई, इस रेजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेटेड इज, जितना भी करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये बन गया ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये पावर आ गई हमारे पास, हमसे पूछा है कि वो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी पूछ रहे हैं क्या होगी कि ये मैक्सिमम हो जाए। कैपिटल आर की क्या वैल्यू अगर ये मैक्सिमम होना है, अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तुमसे पूछा है कि क्या वैल्यू ऑफ x होगी कि y मैक्सिमम हो जाए, x की क्या वैल्यू होगी y मैक्सिमम हो जाए, तो तुम क्या करोगे, y एज अ फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट कर दो और कहोगे कि स्लोप जीरो होनी चाहिए अगर यहाँ मैक्सिमा है। फॉर मैक्सिमा dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपके पास पावर एज अ फंक्शन ऑफ r दिया हुआ है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आर दिया है, कुछ है मतलब पता नहीं है कैसा दिखाई देगा, बहुत गंदा सा दिखाई देगा, आई एग्री। लेकिन अगर मैक्सिमा इसका निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब इस केस में डी पी बाई डी आर को जीरो करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, एग्जैक्टली, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी पी बाई डी आर को जीरो पुट करना है इस केस में, इसको डिफरेंशिएट करके देखो आराम से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस वाले आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। जब मैंने इस वाले आर को डिफरेंशिएट करा, अब चेन रूल लगा रहे हैं बेसिकली, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा -2 अपॉन आर प्लस आर होल क्यूब इंटू ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू जीरो। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो हमारे पास बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इसका आंसर है डी। जब ये रेजिस्टर्स इक्वल होंगे तब इनके थ्रू जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी वो मैक्सिमम होगी। व्हाट इज ई, ई हमने ईएमएफ माना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। हाँ अभी करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, पर ये सबको समझ में आ गया ना। इनफैक्ट शायद तुम लोग रियलाइज़ नहीं करोगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मेरा थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड भी था आईआईटी में, तो वहाँ पर हमने मतलब एक थ्योरी थी, काफ़ी टाइम तक हम लोग फंसे हुए थे पूरे लैब में कि ये कैसे, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे पावर मैक्सिमम हो रही है, वो सब हमने सोचा। एंड में पता चला एक्चुअली उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। तो फिर बड़ा ये बहुत शॉकिंग था कि ये तो हमने जेई के टाइम में पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, और वो एक्चुअल में रिसर्च में यूज़ हो गया, सोचा भी नहीं था। चलो सबको समझ में आ गया, आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करो एक बार, मैं रीड आउट कर देता हूँ अगर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। तो एक वायर को लिया और रेजिस्टेंस की, उसको बेंड करके स्क्वायर बना दिया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड सी इस पॉइंट ई और इस पॉइंट सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, उन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा।
डी, ओके, डी ऑप्शन, ओके ओके फाइन। ए भी आया है ऑप्शन, मतलब ये कैलकुलेट करके आया है सही में या गेस कर रहे हो? ये गेस विदाउट मैथ्स नहीं चल रहा अभी, अभी तो थोड़ा दिमाग ही लगाना है जहाँ पे लग सके। चलो 2 मिनट का टाइम और देते हैं, फिर करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे शायद 2 मिनट तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये क्वेश्चन इतना है नहीं लंबा, तो अभी करते हैं फिर इसको। आंसर इज ए, नहीं 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 गाइज, एक्चुअली आंसर गलत है सबका। करेक्ट आंसर आई गेस बी है, थोड़ा सोचना। क्वेश्चन नॉट विजिबल, ओके आई विल डिक्टेट इट अगेन। A wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown. The effective resistance between point E and C is how much? E is the midpoint of CD side. हिंदी में बड़ा सा एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, उसको बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया। अब उसका एक साइड का मिड पॉइंट इज E, तो इस E और इस C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी है। करेक्ट आंसर इज B, लेकिन पता नहीं कैसे लोग कोई भी सही आंसर नहीं बता पा रहा है इसका। R/9 नहीं, अच्छा आप भी बोल देता, भी आ गया सही में आंसर। चलो सही है, फिर आ गया तो ग्रेट। तो आई गेस डिस्कस कर लेते हैं अब, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। एक वायर लिया था आर रेजिस्टेंस का, आर रेजिस्टेंस का वायर था, इसको क्या करा, बेंड करके स्क्वायर बना दिया। अगर इसका स्क्वायर बना दिया तो कैसे नहीं लगता हर एक साइड की रेजिस्टेंस R/4 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 होगी, क्योंकि 1/4 लेंथ हो गई ना हर एक साइड की जितनी ओरिजिनल थी उसकी, तो बेसिकली लेंथ के प्रोपोर्शनल थी रेजिस्टेंस, तो सारी साइड्स का रेजिस्टेंस R/4 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? हाँ फाइन। अब इसके बाद क्या किया, हमसे क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट नहीं पूछा, इनफैक्ट हमसे तो ई मिड पॉइंट भी उठवा लिया है यहाँ पे। जैसे ही ई मिड पॉइंट उठाया, ये R/4 रेजिस्टर भी इट हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ हैविंग रेजिस्टेंसेस R/8 and R/8। तो फाइनली व्हाट वी हैव ओवर हियर इज अ स्क्वायर with 3 sides having resistances R/4 R/4 R/4, and over here this has separated into 2 parts having resistances R/8 and R/8। ओके, बट क्वेश्चन तो और इंटरेस्टिंग, हमसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ई पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो ई सी के बीच में देखो क्या कैसे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ई सी के बीच में एक तो R/8 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक तो R/8 रेजिस्टेंस लगा है, और दूसरा एक बहुत ही बड़ा सीरीज में लगा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक 1 2 3 4, यहां पे R/8, यहां पे R/4, यहां पे R/4 और यहां पर भी R/4। ये क्लियर है? और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं अबाउट पॉइंट्स E एंड C।
आई गेस ये सबको क्लियर होगा अब। हाँ एग्जैक्टली। बहुत बड़ा सीरीज में क्या लगा है, ये वाला पार्ट R/8 वाला, R/4 वाला, R/4 वाला, R/4 वाला, ये सब सीरीज में लगे हुए हैं ना, ये बहुत बड़ा सा पार्ट है जो यहाँ सीरीज में लगा हुआ है इन पैरेलल टू ये वाला R/8। चलो तो ये कितना हो गया, R/4 प्लस R/4 प्लस कितना R/4 आ गया, सॉरी ये वाला तो इसका है नहीं फिगर का। हाँ R/4 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 और R/8 इन सबको सीरीज में लगा दो पैरेलल में R/8, यू विल गेट 7R/64। सो गाइस करो इसे, देखो आंसर आता है ये वाला या नहीं। चलो गाइस फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सबको समझ में आ गया ना, ग्रेट। फाइन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। एक बार मैं डिटेक्ट कर देता हूं सबके लिए। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohms इज इलोंगेटेड टू मेक यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। हिंदी में, एक मेटल वायर लिया 3 ohm रेजिस्टेंस का, उसको खींच दिया ताकि उसकी लेंथ डबल हो जाए। द न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड एंड पॉइंट्स आर जॉइंट टू मेक अ सर्कल। उस जो नई वायर बनी खींचने के बाद डबल लेंथ करके उसको एक सर्कल बना दिया। सो इफ 2 points ऑन दिस सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। जब ये सर्कल बन गया वायर का, इसके 2 पॉइंट्स ऐसे पिकअप करे सच दैट दे सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ऐसे ये 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सिंपल, इस A पॉइंट और इस B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। R बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू व्हाट? So I'll repeat this once again. There was a wire having resistance 3 ohms. Okay, just a second. Yeah, there was a wire having resistance 3 ohms of some length L. Fine, but it was actually extended. It was elongated and extended to a length of 2L. Now this wire has been taken, this elongated wire, and then of this is made a circle. So we have been asked what is the equivalent distance between these points A and B. Two L A dash equals to I A. Okay, that's right. अच्छा मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 ohm को एक रजिस्टर लिया, उसको इलोंगेट करके डबल लेंथ का बना दिया। उस डबल लेंथ वाले वायर को बेंड करके सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में 2 पॉइंट्स लिए A और B, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 1 मिनट और ले सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 5/3 आंसर आ गया, वेरी गुड। 5/3 आई गेस आंसर है भी इसका। अच्छा अभी A डैश आया, ओके।
Okay, I'll start explaining, guys. I'll start explaining. See, originally the wire we had taken was, let's say, of resistance R0. Actually, R0 is equal to 3 in this case, but fine. The length of it was L. But it must be having some cross-sectional area also. Let's say A. But when we elongate it, at the same time its cross-sectional area also becomes small. Because the volume is constant. Do you realize it? What will happen? When I elongate it, it becomes long also, but it becomes thinner also. Length तो बढ़ जाएगी, length तो 12 हो गई, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो जाएगा. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाता है इसका? जिन लोगों ने कैलकुलेट करना तो कर ही लिया होगा. दैट विल बी A/2, ताकि वॉल्यूम सेम रहे. देखो वॉल्यूम तो कंजर्व होनी चाहिए ना, मास कंजर्व, वॉल्यूम कंजर्व. तो जितना इसका वो है वॉल्यूम A × L, इसका भी उतना ही होना चाहिए, A/2 × 2L. तो इसका भी AL वॉल्यूम, इसका भी AL वॉल्यूम. फाइन. तो अगर इसका रेजिस्टेंस R0 था, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दूसरे वाले का? तुम्हें पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया. लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा तो और डबल. इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज 4R0. ये क्लियर है सबको? न्यू रेजिस्टेंस तो और ज्यादा है 4R0, क्योंकि लेंथ भी डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया और आधा हो गया. फाइन, यहां तक तो क्लियर है. 4R0 हो गया. अब क्या किया, इस 4R0 रेजिस्टेंस के वायर को ही बेंड करके ये बना दिया. अब सोचो दो पार्ट्स हैं इसके A से B के बीच में, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है. एक तो ऊपर वाला लंबा पार्ट है, वो कितना है? एक तो ऊपर वाला लंबा पार्ट है और एक नीचे वाला छोटा पार्ट है. हमें अभी भी ये पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ कम उसकी रेजिस्टेंस कम. अब R कितनी? 4R0 लेंथ, या इसको R बोल देते हैं. अभी R देखते हैं. R रेजिस्टेंस का ये पूरा का पूरा सर्कल था. 60 डिग्री अगर ये बना रहा है तो आउट ऑफ 360 डिग्री इसके पास 1/6 पोर्शन है ना. 360 डिग्री का एंगल होता है, ये सिर्फ 60 डिग्री है, तो ये 1/6 ऑफ द टोटल सर्कल है. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके पास भी, AB वाले पार्ट के पास पूरे रेजिस्टेंस R का सिर्फ 1/6 होगा, R/6 यहाँ पे. अब बचा कुछ 5R/6 ऊपर वाले पे. इज दिस थिंग क्लियर? Out of the whole resistance R, which is actually 4R0, out of that R, 1/6 of it goes to resistance between A and B, and 5/6 goes to the other part, which is the larger one. So what is the equivalent resistance between A and B? Just we can apply the equivalent resistance formula R between A and B, that is R1 R2 upon R1 plus R2, 5R/6 into R/6 upon R1 plus R2, 5R/6 plus R/6. So in the denominator we have, what we have is R, so that gives us 5R/36. 5R/36 seems to be the answer, but R is what? R is 4R0. And what is R0? 3. So R is actually 12 ohms. So that means it is 5/36 of 12 ohms. That is 5/3 ohms. I think ये सबको समझ में आ गया होगा. सिंपल सा ही था. कुछ तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है ना, इसलिए भी शायद थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही हो. बाकी सबको समझ में आ गया ना वैसे क्वेश्चन? तो आई गेस आज के लिए तो इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस देखेंगे गैल्वेनोमीटर के ऊपर. गैल्वेनोमीटर एज एन एमिटर, गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर. तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी उसकी डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि कैसे वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर बन जाता है गैल्वेनोमीटर. और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं. जैसे कि हम देखेंगे उसके क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं. ऑलमोस्ट 60-70% प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की. आउट ऑफ 8 पेपर जो हुए थे उसमें से 6 में तो आ ही गए थे. तो हम देखेंगे और भी उसके क्वेश्चंस और फिर आगे बात करेंगे. फाइन. Yeah, definitely you can continue.
चलो गाइस, ओके, सो दैट विल बी इट फॉर टुडे।